हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुसेंस क्लासेस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया था और लास्ट जो हमने वीडियो एंड किया था उसमें कुछ क्वेश्चंस थे। जैसे कि ये क्वेश्चन था जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हाउ डिड द ट्राइबल ग्रुप्स लिव, यानी कि जो ट्राइबल ग्रुप थे वो किस तरीके से रहते थे एंड व्हाट दे वर डूइंग फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए वो क्या क्या करते थे, है ना। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था दैट हाउ द कॉलोनियल रूल अफेक्टेड देयर और इम्पैक्टेड देयर लाइफ, यानी कि कॉलोनियल रूल जो था, ब्रिटिश का जो रूल था, उन्होंने उनकी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट किया। तो उससे पहले ये तो जान ले कि उनकी किस तरीके की लाइफ थी। इफेक्ट तो हम तब जानेंगे कि भाई उनका, अगर हमें यही नहीं पता कि वो कैसे रहते थे, उनका लाइवलीहुड क्या था, है ना, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कॉलोनियल रूल ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल ने उनकी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर लाइवलीहुड, कि वो अपने जीवन यापन के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए क्या क्या करते थे। तो इसका आंसर जानने के लिए मैं बताता हूँ, तो पहला काम वो करते थे वो था कि सम ऑफ देम वर जूम कल्टिवेटर्स, यानी कि जूम कल्टीवेशन का काम करते थे वो। उसमें से कुछ कुछ जो है जूम कल्टीवेशन का काम करते थे। जूम कल्टीवेशन क्या होता है, इसको हम डीप में समझेंगे, थोड़ा सा इलेबोरेटली समझेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले और जान लेते हैं कि इसके अलावा ये लोग क्या 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 करते थे। इसके अलावा कुछ जो थे, सम वर हर्डेड एनिमल्स, कुछ जो है जानवरों को पाला करते थे। लाइक इन टुडेज वर्ल्ड द फार्मर्स आर डूइंग इन देयर विलेजेस, फार्मर जो है वो आजकल जो करते हैं, किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं, खेती के साथ साथ जानवरों को भी वो पालते हैं। जैसे कि बुफेलो हो गया, काऊ हो गई, वो गोट हो गई, है ना, इन सबको वो गांव में पालते हैं और इससे भी उनकी लाइफ काफी हद तक डिपेंड रहती है। ठीक है, तो कुछ जो थे, जो ट्राइबल ग्रुप थे, जो जनजाति और आदिवासी जो लोग थे उस टाइम पर, वो देवर हर्डिंग द एनिमल्स, जो एनिमल्स को वो पाला करते थे। तीसरी चीज जो वो करते थे, देवर डूइंग द सेटल्ड कल्टीवेशन। उसमें से कुछ जो थे, है ना, ये मैं एक ही ट्राइबल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ट्राइबल ग्रुप जूम कल्टीवेशन करते थे, कुछ और ट्राइबल ग्रुप देवर हर्डिंग द एनिमल्स, ठीक है, वो एनिमल्स को हर्ड करते थे, और कुछ जो थे वो सेटल्ड कल्टीवेशन करते थे। सेटल्ड कल्टीवेशन, सेटल्ड कल्टीवेशन का मतलब होता है द प्रॉपर फार्मिंग, जो एक पूरी प्रॉपर तरीके से जो खेती होती है, जैसे कि आज किसान लोग करते हैं, तो वो सेटल्ड कल्टीवेशन था, जो गांव में जाके प्रॉपर जो खेती जो होती है, वही लोग, ये जो ट्राइबल लोग, ये वही खेती किया करते थे प्रॉपर तरीके से उस टाइम पर, लेकिन सारे नहीं, उनमें से कुछ। ओके, और चौथा ये जो काम करते थे अपने लाइवलीहुड के लिए, और जो चौथा जो टाइप के जो लोग थे वो थे इसमें ट्राइबल ग्रुप में हंटर गैदरर्स, यानी कि कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे थे जो हंटिंग और गैदरिंग करते थे। कुछ हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स तुम लोगों को पता है, बहुत स्टार्टिंग से, बहुत छोटी क्लासेस से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो। हंटर गैदरर्स अर्ली मैन के टाइम से, यानी कि ये लोग शिकार करते थे जंगल में और जानवरों को मार के खाते थे। और गैदरिंग का मतलब होता है कि जो फॉरेस्ट में जो रिसोर्सेस मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, कई तरीके की हर्ब्स होती है, तो उनकी, कुछ लोगों की जो ट्राइबल ग्रुप थे उनकी हंटिंग और गैदरिंग पर लाइफ डिपेंड थी। ठीक है, तो ये चार उनके मेनली प्रोफेशंस थे, ये कह लो चार तरीके थे या चार सोर्सेस थे जिनके ऊपर इनकी लाइवलीहुड डिपेंड थी। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड, सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड फॉर whom, फॉर द ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स के लिए ये लाइवलीहुड के सोर्स हुआ करते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं हम जूम कल्टीवेशन से। ठीक है, जूम कल्टीवेशन, अच्छा, अब ये जूम कल्टीवेशन होती क्या है। देखो, जूम कल्टीवेशन एक तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन की टेक्निक है, एक तरीका है, कह सकते हो खेती करने का एक तरीका है ये। ठीक है, ये उस टाइम पर लोग किया करते थे, और मेनली कौन कर रहे थे, ये लोग ट्राइबल लोग, है ना, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के ट्राइबल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो है ये जूम कल्टीवेशन किया करते थे। और दूसरी कंट्रीज में भी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में ही हुआ करता था, तो दूसरी कंट्रीज में भी हुआ करता था, लेकिन इनका
जो नाम था वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम था। ठीक है, तो झूम कल्टीवेशन का जैसे एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये तुमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी तुम्हारा ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जिसे झूम खेती भी कहते हैं। अब आते हैं कि भाई इसमें होता क्या है। अब इसका नाम से ही देख लो, है ना, झूम कल्टीवेशन, दूसरा नाम इनका शिफ्टिंग। अगर हम शिफ्टिंग वर्ड पे ध्यान दें तो यानी कि इसमें इससे समझ आ रहा है कि इसमें जो खेती होती थी वो एक जगह नहीं होती थी, इसमें वो लोग शिफ्ट करते रहते थे फ्रॉम वन लैंड टू अनदर पीस ऑफ लैंड। एक लैंड से दूसरे पीस ऑफ लैंड पर क्या करते थे, ये ट्राइबल ग्रुप जो थे वो शिफ्ट करते थे, यानी कि कुछ समय तक के लिए वो एक जगह खेती क्या करते थे, एक जमीन पर, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद उस जमीन को छोड़ के वो दूसरी जगह, ठीक है, वो दूसरी जगह अपना कल्टीवेशन करने चले जाते थे। तो शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ करते थे। अच्छा, अब इसके अलावा झूम कल्टीवेशन के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। ठीक है, इसकी स्टेजेस जानते हैं कि इसमें प्रॉपर किस तरीके से हुआ करता था। स्टेजेस ऑफ कल्टीवेशन, स्टेजेस ऑफ झूम कल्टीवेशन, यानी कि झूम कल्टीवेशन जो होता था उसकी क्या स्टेजेस थी, किस तरीके से हुआ करता था। देखो, इसकी जो पहली स्टेज थी, है ना, इसकी पहली स्टेज में ये क्या करते थे, देवर कटिंग द टॉप्स ऑफ द ट्री। जो ट्री का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता था, जैसे कि सपोज करो ये पेड़ है ना, और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा, तो ये क्या करते थे, ये वाला जो हिस्सा है इसको ये काट देते थे, इसको ये काट देते थे, क्योंकि तुम्हें पता है फॉरेस्ट एरियाज में क्या है, फॉरेस्ट एरियाज में बहुत सारे पेड़ होते हैं, और उन पेड़ों की वजह से जो सनलाइट होती है, इन पेड़ों की वजह से सनलाइट जो होती है वो जमीन पर नहीं पहुंच पाती। तो जिसकी वजह से ये लोग क्या करते थे, इनको एक लैंड का पीस चाहिए होता था जहाँ पर ये खेती कर सके, तो उससे क्या करते थे, कुछ एरिया के जो ट्रीज हुआ करते थे उनके टॉप को, उनके ऊपर वाले हिस्से को काट देते थे, ताकि जो सनलाइट है वो जमीन पर पहुंचे, क्योंकि सनलाइट जमीन पर पहुंचेगी तभी खेती हो पाएगी। क्योंकि तुम्हें पता है सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करती है, और कोई भी पौधा या कोई भी प्लांट बिना फोटोसिंथेसिस या बिना सनलाइट के ग्रो नहीं करता है। तो पहली स्टेज में ये क्या करते थे, देवर कटिंग द टॉप्स ऑफ ट्री, या फिर सिंपल लिख लो, देवर कटिंग द ट्री टॉप पार्ट। जो ट्री का टॉप जो पार्ट था उसको ये काट दिया करते थे, ताकि क्या हो, टू अलाउ द सनलाइट इन ऑर्डर टू रीच द ग्राउंड, ताकि वो जमीन तक पहुंच सके। ठीक है, तो पहला काम ये करते थे। इसके बाद ये दूसरा काम क्या करते थे, ये देवर यूजिंग द फायर, देवर लिटिंग द फायर, ओके, देवर लिटिंग द फायर, देवर यूजिंग द फायर फॉर burning remains of tree एंड स्मॉल वेजिटेशन, और जो छोटा छोटा वेजिटेशन हुआ करता था। ठीक है, जो भाई पेड़ तो काट दिए, पेड़ के नीचे ये तो कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत वेजिटेशन रहेगा, ठीक है, तो वो घास फूस जो भी हुआ करती थी उन सब में वो आग लगा दिया करते थे। ये इनका दूसरा स्टेज था। और तीसरी स्टेज पे ये क्या करते थे, उस जो इन्होंने क्या किया, जो आग लगाई है उससे क्या मिलता था इनको, उससे मिलती थी इनको राख, है ना, ऐश को क्या बोलते हैं, राख। इस राख को ये जो चीजें ये जला देते थे, जो पेड़ का जो बचा हुआ ऐसा जो काटा था वो जला देते थे, वेजिटेशन वाला, वो उससे मिलती थी इनको राख। इस राख को ये मिक्स कर देते थे, देवर मिक्सिंग विद सॉइल, ये सॉइल के साथ मिक्स कर देते थे। अच्छा, सॉइल के साथ ये मिक्स क्यों करते थे, सॉइल के साथ इसलिए मिक्स करते थे ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके। क्या हो सके, सॉइल की फर्टिलिटी। तो राख को सॉइल में मिक्स करने से ऐसा क्या हो जाता था कि जो फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती थी। तो इसके अंदर, राख के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं पोटैश। क्या बोलते हैं, पोटैश। और जो पोटैश होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि पोटैश अगर सॉइल में हो तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और अगर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उससे क्रॉप का जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी हो गई तीसरी स्टेज, ये दूसरी, ये तीसरी। फिर चौथी स्टेज पे क्या होता था, चौथी स्टेज भी देख लेते हैं। यहां पे लिख देता हूं। चौथी स्टेज में ये क्या करते थे भाई, दे ब्रॉडकास्ट सीड्स। ब्रॉडकास्ट का यहां मतलब होता है कि स्प्रेड कर देना,
ठीक है, ये फैला देते थे या बोल दो स्कैटर कर देते थे। ठीक है, क्या कर देते थे, स्कैटर कर देते थे सीड को। यानी कि उन्होंने क्या किया, सॉइल के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, सॉइल को स्क्रैच करके सॉइल के साथ उन्होंने राख को मिक्स कर देते थे, और मिक्स करने के बाद उसके ऊपर जो सीड्स हुआ करते थे, ठीक है, जो बीज हुआ करते थे, जो इस क्रॉप को उगाना चाहते थे वो, उसके बीज वो स्कैटर कर देते थे, और उससे उनकी आखिरी स्टेज तैयार होती थी, जिसपे वो क्या अपनी फसल को हार्वेस्ट कर लेते थे, यानी कि काट लेते थे, और काट लेने के बाद वो स्टोर रखते थे कुछ दिनों के लिए। ठीक है, हार्वेस्ट करने के बाद ये लोग क्या करते थे, उस पीस ऑफ लैंड को छोड़ देते थे। ठीक है, उस पीस ऑफ लैंड को छोड़ देते थे फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, दे लेफ्ट दैट पार्ट ऑफ लैंड, वो वाला हिस्सा छोड़ देते थे, एंड नाउ व्हाट दे विल डू, दे विल मूव टू अदर पार्ट, या दूसरे किसी लैंड के हिस्से को वो क्लियर करेंगे जाके, और वहां पर वो दोबारा से क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन वो ऐसा करते क्यों थे कि भाई उन्होंने एक दो क्रॉप उगाई, उसके बाद वो दूसरे पे चले जाते थे, ऐसा क्यों करते थे? इसका पीछे रीजन ये था कि अगर हम खेती को, अगर क्रॉप प्रोडक्शन को एक ही जगह पर लंबे समय तक करें तो उस वहां की सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, और सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने से क्या होता है, फिर वहां पर वो प्रोडक्शन जो होता है क्रॉप का वो अच्छा नहीं होता है। तो वो 1-2-3 साल के लिए छोड़ देते थे। छोड़ने के बाद क्या होता था, वो सॉइल जो थी वो अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर लेती थी, जिसके बाद वो दोबारा से आके वहां पर खेती करते थे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, वो शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसी वजह से इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, और इसका एक और नाम भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इसमें क्यों हो रहा है भाई स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या हुआ, स्लैश मतलब काटना, उसके मतलब जला, बर्न मतलब जला देना, इसमें भी तो वही हो रहा है। तो भाई इसलिए इसको हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो हमने क्या देखा जूम कल्टीवेशन में, जूम कल्टीवेशन का दूसरा नाम क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, फिर हमने इसकी स्टेजेस देख ली। स्टेजेस में क्या, पहले इसके ट्री टॉप को काट देते थे जिससे सनलाइट जमीन तक पहुंच जाए, उसके बाद उसमें जो भी वेजिटेशन था, जो ट्री टॉप था, ट्रीज के जो रिमेन्स थे, उसमें वो आग लगा देते थे, जिससे क्या हो जाए, वो राख बन जाए, और उस राख को सॉइल के साथ मिक्स कर देते थे ताकि सॉइल में पोटेश पहुंच जाए, और जो पोटेश से क्या हो जाए, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। फर्टिलिटी इंक्रीज होने के बाद वो क्या करते थे, उसमें सीड्स को फैला देते थे, स्कैटर कर देते थे, ब्रॉडकास्ट कर देते थे। ठीक, उसके बाद उनकी जो फसल थी, जो क्रॉप थी, वो रेडी हो जाती थी, जिसे वो हार्वेस्ट कर लेते थे, है ना। उसके बाद उस जमीन के टुकड़े को, उस पीस ऑफ लैंड को वो कुछ सालों के लिए छोड़ देते थे ताकि वो दोबारा से अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर सके, और वो किसी दूसरी जगह, दूसरे पैच ऑफ लैंड पर जाके वो अपना कल्टीवेशन करते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते थे, जिसकी वजह से इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। और स्लैश एंड बर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भी वो क्या करते हैं, पहले काटते हैं, उसके बाद उसमें आग लगा देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, और कल्टीवेशन। और जो जूम कल्टीवेशन करते थे उनको जूम कल्टीवेटर्स कहा जाता था। ठीक है, जो ट्राइबल ग्रुप ये जूम कल्टीवेशन को फॉलो करते थे उनको क्या कहा जाता था, जूम कल्टीवेटर्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात तुम लोगों को समझ आ गई होगी, है ना। और ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे कि उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, किस तरीके से वो रहते थे, क्या करते थे, तब तक ये नहीं समझ आएगा कि ब्रिटिशर्स या कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनकी लाइफ पर किस तरीके से इम्पैक्ट डाला। अच्छा, अब कुछ चीजें और हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं वीडियो एंड करूंगा, और अगले वीडियो में अगला तरीका देखेंगे। ठीक है, जिसके बारे में जैसे कि हर्डेड एनिमल्स वाला था, तो वो देखेंगे कि वो किस तरीके से वो करते थे। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और बता दूं, है ना। अब एक बात बताओ, जूम कल्टीवेशन करने के लिए ट्राइबल ग्रुप्स को क्या जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उनके लिए, फॉरेस्ट। तो ये लोग क्या चाहते थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स क्या चाहते थे, ये क्या चाहेंगे, ये यही चाहेंगे कि वो फॉरेस्ट में फ्रीली रहे। दे वांट टू लिव फ्रीली, लिव फ्रीली और मूव फ्रीली, और पूरे जंगल में कहीं भी मूव कर सकें, पूरे फॉरेस्ट में, इन फॉरेस्ट। अगर ऐसा होगा तभी तो उनका लाइवलीहुड, तभी तो वो जूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो दे वांट दिस काइंड ऑफ things because they were doing their activities mainly in the forest areas। ठीक है, तो वो अपनी एक्टिविटीज फॉरेस्ट एरियाज में कर रहे थे, तो वो क्या चाहते थे, वो जंगलों में ही रहना चाहते थे, वहीं पे वो अपने जो कल्टीवेशन था या जो उनकी लाइफ स्टाइल थी इसको फॉलो कर पाते। तो फिर ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी लाइवलीहुड इफेक्ट हुई होगी। सो दैट वी विल सी ओके इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर।
ठीक है, अब एक बात बता दूं, ये जूम कल्टीवेशन जो था, ये जूम कल्टीवेशन जो था, क्या ये सारे पार्ट में हुआ करता था? क्या इंडिया में हर जगह ट्राइबल इसको प्रैक्टिस करते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। ये मेनली हिली एरियाज में प्रैक्टिस हुआ करता था। हिली एरियाज, हिली एरियाज इंडिया में मेनली कहाँ है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यानी कि हम बात करें आसाम की, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ सेंट्रल इंडिया में भी प्रैक्टिस किया जाता था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अलावा, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में कौन सा आ जाता है? मेनली हमारा मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। और जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड है, इसमें क्या है? बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। ठीक है, और फॉरेस्ट होने के कारण जूम कल्टीवेशन उस एरिया में भी प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, ये जूम कल्टीवेशन क्या होता है और ये लोग किस तरीके से इसको करते थे, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और तुम लोगों को अगर ये अच्छा लगा है, समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम लोगों को अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, so now we will meet in the next video.